बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा? इसके बाद कौन सा चैप्टर है? इसके बाद तो तुम लोग का हो ही गया ना खत्म। रेडॉक्स शायद कुछ रेडॉक्स बचा हुआ है ना। रेडॉक्स रिएक्शन हो गया है या बचा हुआ है वो? नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। तो फिर देखो थर्म हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी। हाँ वो सब भी होगा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो सब तुम लोग खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो। हाइड्रोजन चैप्टर जो है एस ब्लॉक हो गया, उसे अगर खुद से भी रीडिंग दोगे तो वो एक्चुअली बता देंगे उसमें। वो होगा तुम लोग का। पहले ये सब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं इसको खत्म करते हैं। ठीक है, वो सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वो सब है कि एक बार अपने से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग मारोगे, कुछ कुछ याद करने वाली चीजें हैं, इनऑर्गेनिक का है ना वो, तो उसमें याद करने वाला चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो वो सब पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, वो सब थियोरेटिकल है। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। सर। हाँ, तो थर्मोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट किए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डील किए थे कि हीट एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, उन प्रोसेसेस के लिए हम लोग बहुत सारा टर्म सब देखे थे। 4 टर्म्स मेनली हम लोग पढ़े थे। इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया। ये 4 वहां पे हम लोग डिटेल में किए थे। यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में क्या करना है हम लोग को कि थर्मोकेमिस्ट्री में वहां पे हम लोग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो भी एनर्जी का चेंज हो रहा होगा, अगर वो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी का चेंज हो रहा है तो फिर वहां पे हम लोग यूज करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं, तो वो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, बेसिक टर्म्स जो कि थ्रू आउट द चैप्टर यूज होगा। पहला है हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। ठीक है, किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा ना, उसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो यहाँ पे हमको जो चेंज मिलेगा, एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा होगा, रिएक्शन होने के बाद कितने का एंथैल्पी चेंज हुआ, और इसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच को हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यही होता है हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये डेल्टा एच का साइन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है, ये बहुत बार बता भी चुके हैं, और डेल्टा एच लेस देन 0। तो डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें तुम्हारा प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बोल सकते हैं ऐसा? बोलो। हेलो, सुन रहे हो या नहीं? आवाज आ रहा है? यस सर। सर आ रहा है। चल। और डेल्टा एच अगर लेस देन 0 है तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसका एक ग्राफ के थ्रू भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ग्राफ एक्चुअली प्लॉट किया जाता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एनर्जी,
और एक्स एक्सेस पे लेते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हम लोग एंडोथर्मिक का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक में क्या है कि प्रोडक्ट का एनर्जी जो होगा वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा। तो जब हम लोग एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये देखो, ये हो गया यहाँ पे आर, ये रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये है जो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कोरोस्पॉन्डिंग, इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगा ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ जो आ रहा है ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है ये ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है ना। ग्राफ में साफ साफ विजिबल है कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी जो है वो रिएक्टेंट के एंथैल्पी से ग्रेटर है। और ये ग्राफ जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को सिग्निफाई कर रहा है, ये शो कर रहा है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को। जहाँ पे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब या रिलीज, बताओ। एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? हेलो, हेलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तभी तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी, अरे क्या लिखा जा रहा है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक के लिए। अब एक्सोथर्मिक के लिए अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहें तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रहा होगा तो जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा ना वो रिएक्टेंट की एनर्जी से तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग तो ग्राफ देखोगे इसका कुछ इस टाइप का आ रहा है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है हमको कि प्रोडक्ट का एनर्जी जो है ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ भी वही है, एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट का एनर्जी से ज्यादा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। एनर्जी रिलीज मतलब वो प्रोसेस या रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो देखो किसी भी रिएक्शन को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, उसके में बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल डेटा के हेल्प से ही रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया जाता है, रिएक्शन को देखा जाता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। बहुत सारे एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं, तो फाइनल जो एंथैल्पी चेंज होगा अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तभी हम लोग बोलते हैं वो एंडोथर्मिक, अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल है NaOH। ठीक है, एक रिएक्शन ले रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे एसिड और बेस का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस केस में जो यहाँ पे डेटा दिया गया है H2O लिक्विड, तो यहाँ देखो इसका डेटा है डेल्टा H जो इस रिएक्शन का आ रहा है एंथैल्पी चेंज -13 किलो कैलोरी आ रहा है। तब बताओ, तो अगर ये डेटा तुमको दिया है तो इससे क्या तुम आइडिया लगा सकते हो ये प्रोसेस क्या हो रहा होगा, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, बताओ तो। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज? हेलो, सुनाई दे रहा है? अगर ये केमिकल रिएक्शन दिया गया डेल्टा H -13 किलो कैलोरी है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज? रिलीज। माइनस है ना, तो माइनस है तो डेल्टा H क्या है, लेस देन जीरो है यहाँ पे। और डेल्टा H लेस देन जीरो कौन से रिएक्शन में होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है।
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तो हम लोग रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, ये कि एक्सोथर्मिक, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के हेल्प से ही हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, उसका जो वैल्यू दिया रहेगा हीट चेंज का, रिएक्शन का, उसको, उसके साइन को देख के हम लोग बोलेंगे कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका डेल्टा एच जो है ना, इसका डेल्टा एच होता है, इसका डेल्टा एच फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली। इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 30 किलो कैलोरी। अब बताना तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये जो रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है ये, बोलो। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग डेल्टा एच जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसके साइन को देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये एंथैल्पी जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि एंथैल्पी चेंज को इफेक्ट करता है, रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग। यहाँ पे उससे पहले एक और चीज बता देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, चलो वो बाद में बताएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या फिजिकल स्टेट है। ठीक है, कि सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, किस टाइप का हम लोग रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, किस फेज का। जैसे मान लो वाटर या कार्बन है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो जो एलिमेंट्स। तो अगर डिफरेंट फॉर्म्स यूज करोगे केमिकल रिएक्शन में, तो अलग अलग फॉर्म के केस में देखोगे कि उसका जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है ना वो डिफरेंट आएगा। क्योंकि ये जो फिजिकल स्टेट होता है किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को डिसाइड करने में। ठीक है, वो वैल्यूज जब कैलकुलेट किया जाता है तो वहां पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर चेंज होगा, फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो रहा होगा, अलग अलग फिजिकल स्टेट का अगर सब्सटेंस लोगे, सेम ही सब्सटेंस लेकिन अलग अलग फिजिकल स्टेट में अगर है, एक सॉलिड में एक लिक्विड में है, फिर भी उसका हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा, डेल्टा एच जो होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सेम नहीं रहेगा। तो पहला जो फैक्टर है ये है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। दूसरा होता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलोट्रोप्स पढ़े हो तुम लोग? हेलो, एलोट्रोप्स पढ़े हो? हाँ या नहीं बताओ। हेलो, एलोट्रोप्स सुने हो कभी आज तक? तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, अरे यस और नो बोलने में तुम लोग को इतना टाइम लगता है। हेलो, आदित्य, हेलो। यस सर, पढ़े हैं। क्या होता है एलोट्रोप्स, बताओ। किसी किसको भी बोलते? एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, सेम ही एलिमेंट से बना हुआ है वो, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है,
तो जैसे कार्बन का प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में तुम लोग पढ़े होगे, कार्बन के बहुत सारे डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, ग्राफाइट, डायमंड, ठीक है, कोक होता है। तो उन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, एक बकमंस्टर फलेरन भी पढ़े होगे। तो ग्राफाइट, डायमंड, ये सबका देखोगे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। जैसे डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्राफाइट देखोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो उन सबके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा, जैसे कार्बन ही है, कार्बन अगर डायमंड के फॉर्म में लोगे और दूसरे रिएक्शन में कार्बन को हम लोग ग्राफाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो उन दोनों का जब डेल्टा एच कैलकुलेट किया जाता है वो डिफरेंट आता है, सेम नहीं आता है। जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, ये अभी हम लोग डायमंड के फॉर्म में ले रहे हैं और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है हम लोग O2 के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस। इस केस में डेल्टा एच देखोगे, इसका जो है कैलकुलेटेड वैल्यू -395.41 किलो जूल। और सेम ही कार्बन है लेकिन अलग फॉर्म ले रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग ग्राफाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, अलग एलोट्रोप ले रहे हैं इसका, यहाँ O2 गैस। तो इसमें ये CO2 ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका डेल्टा एच जो है ये डिफरेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, सेम नहीं आता है, -393.51 किलो जूल आता है। तो ये डिफरेंस है, ये चीज बोल रहे थे कि एलोट्रोपिक फॉर्म अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट लोगे तो उसका एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो भी डिफरेंट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा फैक्टर होता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी डेल्टा एच को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें तीसरा फैक्टर जो होता है ये होता है सॉल्वेंट का, कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे वाटर के प्रेजेंस में होता है, एक्वस मीडियम में होता है, तो वहां पे हर एक सब्सटेंस का, ठीक है, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज करोगे तो उन सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंटरैक्शन जो होता है ना सॉल्वेंट के साथ वो डिफरेंट होता है। इंटरैक्शन हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है सॉल्वेंट के साथ। तो अगर इंटरैक्शन डिफरेंट होगा तो वहां पे उनके एनर्जी का वैल्यूज भी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। सॉल्वेंट अगर चेंज करोगे तो सॉल्वेंट चेंज करने पे उनका इंटरैक्शन जो एनर्जी होगा, वहां पे हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी यूज करते हैं, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट को चेंज करते जाओगे तो इंटरैक्शन चेंज होगा, और इंटरैक्शन करने की वजह से वहां पे एनर्जी जो होगा ना वो डिफरेंट आएगा हर एक केसेस में। तो इसलिए सॉल्वेंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉल्वेंट अगर हम लोग चेंज करेंगे सेम ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, अगर सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो भी एंथैल्पी जो होगा वो डिफरेंट आएगा। तो सॉल्वेंट इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसका भी रोल होता है हीट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने में। आवाज आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। और फोर्थ तो है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है एंथैल्पी को। अलग अलग हम लोग प्रीवियस क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स में ये सब पढ़े थे ना, कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो उसका डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जब एक रिलेशन भी तुम लोग को बताए थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, क्या रिलेशन था याद है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है, वो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन था। तो वहां पे देख रहे थे कि वहां टेम्परेचर अगर कंडीशन चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वहां पे एंथैल्पी भी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेम्परेचर प्रेशर बोलने का मतलब कि फिजिकल कंडीशंस हम लोग बोल रहे हैं। तो फिजिकल कंडीशंस अगर रिएक्शंस का हम लोग चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उनका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो होगा वो सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, और अल्टीमेटली हीट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे टेम्परेचर और प्रेशर या फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड वाला टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी बताए थे तुम लोग को, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन।
तो कहीं भी अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ हो ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे अब टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर फिक्स हो गया। टेम्परेचर फिक्स हो गया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन का ये रूम टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर इसके लिए फिक्स हो गया। प्रेशर, प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1 atm का। और अगर कोई भी रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो रहा है, एक्वस मीडियम में अगर हो रहा है, ठीक है, तो एक्वस मीडियम में उसका कंसेंट्रेशन जो होना चाहिए ना, 1 मोलर कंसेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। और अगर सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है या फिर अदर सॉल्वेंट में हो रहा है, तो भी जो जो भी सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन वहां पे बनेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के, तो उनका कंसेंट्रेशन जो होना चाहिए वो 1 मोलर कंसेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, और इसमें एक ऊपर नॉट लग जाएगा। तो ये नॉट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन का। लिख लियो इतना। हेलो, यस सर। फटाफट नोट करते जाओ इसको। सर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी था ना? हम्म, ठीक है। लिख लिया ना तुम लोग? हेलो, अरे हाँ या नहीं बताओ, लिखे हो या नहीं? यस सर। चलो, तो इतना लिख लिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें एक पॉइंट, एक और चीज नोट करना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो होगा, डेल्टा एच जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम तुम लोग को बता चुके हैं कि एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस का एग्जैक्ट एंथैल्पी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, हमेशा उसका हम लोग चेंज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, डेल्टा एच डिटरमाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी का डिटरमाइन नहीं होता है। जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो डेल्टा एच डिफाइन करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इन देयर नेचुरल स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल और स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रहा है?
कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, अगर वो नेचुरल स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट में मतलब वो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर पे वो जिस फॉर्म में पाया जाएगा, उस फॉर्म में उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होगा चेंज वो 0 होगा। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो नेचर में रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, बताओ तो। हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है हाइड्रोजन, बताओ। गैस के फॉर्म में। हाइड्रोजन जो है नेचर में रूम टेम्परेचर पे H2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हाइड्रोजन का अगर तुमसे पूछा जाए कि वो क्या होगा, तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 है। तो जो एलिमेंट जो है ना नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में उसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे नाइट्रोजन तुमसे पूछा जाए, तो नाइट्रोजन भी नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 गैस के फॉर्म में, तो इसका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है, इसका 0 हो जाएगा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मेटल है, तो इस फॉर्म में इसका 0 होगा। तो जो भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे वो जिस फॉर्म में पाया जाता है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उस फॉर्म में उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H नॉट, वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। बात समझ रहे हो? यस। जैसे हाँ, ये यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कार्बन है, तो कार्बन जो है नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो ग्रेफाइट के फॉर्म में यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछे कि डेल्टा H नॉट कार्बन का अगर ये डायमंड के लिए पूछा गया, तो ये डायमंड के लिए 0 होगा क्या? नो सर। कार्बन डायमंड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या ऐसे ही? डायमंड का तो प्रिपरेशन किया जाता है ना, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा के वो डायमंड प्रिपेयर यस। किया जाता है। तो नेचर में अपने आप वो करनी उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है डायमंड के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे डायमंड के फॉर्म में इसका इक्वल टू 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये बोलने का मतलब हुआ कि नेचुरल या फिर स्टैंडर्ड स्टेट कि रूम टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट, ठीक है, उस फॉर्म में ही उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो है वो 0 लेना है तुमको। उसके अलावा बाकी अदर फॉर्म्स में होगा तो वहां पे 0 नहीं लेना है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट था बताने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट सा टर्म आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा H और यहाँ पे F लिखते हैं, फॉर्मेशन को ये डिनोट कर रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, पहले लिखते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released when one mole of a compound, the amount of heat absorbed or released when 1 mole of a compound is formed by its constituent elements in their free or natural state। इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो, कोई भी सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होगा, उस सब्सटेंस का 1 मोल होना चाहिए, ये फिक्स है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का अगर हमको फॉर्मेशन करना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है,
और वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा ना वो अपने नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिखना चाहे हम लोग, जैसे हमको लिखना है कि H2O, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है, वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है हमको। तो देखो यहाँ पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग तो ये H2 जो है नेचर में, हाइड्रोजन जो है नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन जो है नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये मिलके क्या बनाएगा, H2O लिक्विड। और ये जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना उसका हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन में 1 मोल हमेशा। तो इसका तो ये कोफिशिएंट फिक्स कर दिया हम लोग, इसका कोफिशिएंट चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसको फिक्स रख के इधर हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करोगे देखो H2 तो यहाँ बैलेंस्ड है, O2 इधर 1 है, तो यहाँ हमको क्या करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ Thalpy. फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस पूरे प्रोसेस का, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा ना वो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअली में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज आ रहा होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे, तो उस एंथैल्पी चेंज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये ग्राफाइट है, कार्बन का नेचुरल फॉर्म हम लोग ग्राफाइट यूज किए हैं, ग्राफाइट के फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं। और ये कंबाइन कर रहा है प्लस O2 गैस, ठीक है, और ये CO2 गैस बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखना, तो ये जो है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा HF CO2 को कर रहा है ना। तो Yes, इसका sir. तो इसका जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा, इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा HR जो चेंज हो रहा होगा एंथैल्पी चेंज, तो देखोगे वो एंथैल्पी चेंज क्या आएगा। हम लोग एंथैल्पी चेंज कैसे लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो यहाँ पे समेशन लगा देते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो यहाँ पे समेशन लगा दिए। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा HCO2 का माइनस रिएक्टेंट यहाँ पे 2 है, तो रिएक्टेंट 2 है, एक आ जाएगा हमारा डेल्टा H कार्बन का जो कि ग्राफाइट है, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, और ये भी माइनस में ये आ जाएगा हमारा डेल्टा H O2 का, ठीक है, O2 गैस का, ठीक है। और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है, ठीक है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन होता है ये रूम टेम्परेचर पे ही होता है। तो रूम टेम्परेचर पे मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये कंडीशन तुमको मेंशन किया हुआ है डेल्टा मतलब टेम्परेचर अगर 25 डिग्री और प्रेशर 1 ATM है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं साइन, स्टैंडर्ड कंडीशन ये ना, ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन।
बोलो। सर तो अगर एक में स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करें तो सब में हम लोग डेल्टा नॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज क्या है, डेल्टा एच नॉट आर के इक्वल है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और इसी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये CO2, ये किसका है, CO2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे किसके इक्वल आया, एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2 का इक्वल आया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2 माइनस, अब ये बताना एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कार्बन का ग्राफाइट के फॉर्म में और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑक्सीजन का O2 के फॉर्म में, ये दोनों हमेशा इक्वल टू 0 होगा। ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम, 0 होगा या नहीं। यस सर। आवाज आ रहा है क्या। नो सर, अभी नहीं आ रहा था। एक सेकेंड रुको। सर आवाज नहीं आ रहा है। 2 मिनट। चलो स्क्रीन दिख रहा है, अब देखो। नो सर। यस सर। यहाँ तक तुम लोग सुने थे ये जो इक्वेशन लिखे हैं। यस सर। चलो तो ये देखो, यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट है हमारा CO2 और रिएक्टेंट में कार्बन ग्राफाइट और ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो ये तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज CO2 का यहाँ पे लिख दिया हम लोग, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, ये दोनों हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यस सर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज किसी भी एलिमेंट का उसके नेचुरल फॉर्म में हमेशा इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ उस सब्सटेंस का, ठीक है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड कंडीशन पे यूज किए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2, ठीक है। मतलब बोलने का ये मतलब हुआ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो जस्ट किसके इक्वल है, उस सब्सटेंस के एंथैल्पी चेंज के इक्वल है। बात समझ में आ रहा है। ये आया नहीं समझ में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 किसके इक्वल हो गया, एंथैल्पी चेंज ऑफ CO2। तो किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो हमेशा उसके एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। क्योंकि उसके बाद जो, क्योंकि हमेशा जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट्स जो यूज होंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो हमेशा अपने नेचुरल स्टेट में यूज होंगे, अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में। और स्टैंडर्ड स्टेट में अगर यूज होगा
तो स्टैंडर्ड स्टेट या नेचुरल स्टेट में उसका डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा या नहीं? हेलो, 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 अभी भी नहीं आ रहा है आवाज? आदित्य, आदित्य, हेलो। यस सर बीच में आवाज पूरा कट गया। चलो, तो ये चीज ये समझ में आ गया ना, ये नोट डाउन कर लिए तुम लोग यहाँ तक? कैसे भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो सब्सटेंस के एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो, तो इसका मतलब अगर हम लोग कोई जनरल इक्वेशन लिख लें, ठीक है, जैसे कोई जनरल इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 3b और ये बना रहा है 2c प्लस d, ठीक है। इसका डेल्टा एच, इस रिएक्शन का हमको हीट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो क्या लिखोगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन सा है बताओ? प्रोडक्ट में क्या क्या है यहाँ पे? सी और डी प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट ए और बी होगा, ठीक है। अब ये चीज तुम लोग को बताना, तुम लोग बताओ एक मेरे को कि एंथैल्पी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था या इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, बता सकते हो? हेलो, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये मास पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मास पे डिपेंड कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब हम लोग मोल मोल एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही तो हम लोग ले लेते हैं ना मोल्स के बराबर, उसको मोल्स की तरह ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो जो भी तुमको एंथैल्पी चेंज का डेटा दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, वो पर मोल का डेटा रहता है, मतलब 1 मोल का रहता है। तो अगर वहां पे उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आगे 1 के अलावा कुछ और लगा हुआ है, 2, 3, 4 कुछ और लगा हुआ है, तो उस जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एंथैल्पी जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। क्योंकि मास चेंज करोगे तो फिर उसका वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे तो उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखेंगे। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ सी में क्या है, आगे 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एंथैल्पी ऑफ सी हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, उस सी के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल लिख सकते हैं। यही चीज है ना कि किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी चेंज जो है उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सी लिखना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ सी, तो डेट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। और प्रोडक्ट में और क्या आ गया, डी भी प्रोडक्ट है हमारा, तो 1 यहाँ पे तो 1 ही है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये डी हो गया, माइनस अब रिएक्टेंट वाला को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिएक्टेंट में यहाँ ए और बी है, तो ए और बी है तो यहाँ पे देखोगे ए में 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये ए आ जाएगा, ठीक है, और प्लस के आगे ब्रैकेट लगा लिया हम, ठीक है, जब ब्रैकेट हटाओगे तो वो प्लस मल्टीप्लाई कर लेना उसके अकॉर्डिंग, और ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये हो गया बी। तो ये हो गया एक जनरल इक्वेशन कि किसी भी इक्वेशन का अगर हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज कर लेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही चीज कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, बताओ, यही तो यूज कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है या एंथैल्पी चेंज ही निकालना है तो ये डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हेलो हेलो प्ले। अब इसको अगर मान लो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सारा वैल्यूज जो आ जाएगा वो स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से फर्क क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट का हो गया, माइनस समेशन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेड, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जल्दी फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं एक दो। नोट कर लोगे तो बोलना, चुपचाप बैठे मत रहना। हो गया? हेलो, यस सर। चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन में है कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए तुमको एंथैल्पी चेंज निकालना है। रिएक्शन दिया हुआ है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और ये बनाएगा CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे डेटा में दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। CH4 गैस का दिया गया है -80 किलोजूल पर मोल, CO2 गैस का दिया गया है -400 किलोजूल पर मोल, और H2O लिक्विड का दिया गया है -300 किलोजूल पर मोल। चलो फटाफट से एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का निकालना है।
सर ऑक्सीजन कितना है? तो इतना जो ऊपर पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं हुआ फिर, जो ऑक्सीजन का पूछ रहे हो तो। हो गया? आया किसी का आंसर? हेलो? आंसर आया किसी का? बताओ हाँ या नहीं। तो बोलोगे कोई भी? हेलो? देखो क्या करना है यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट है CO2, तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस, सॉरी ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा ना, माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी O2। ये क्या होगा, इसका दिया हुआ है CO2 का -400 किलो जूल है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे, प्लस 2 इंटू H2O का दिया गया -300 माइनस CH4 का है -80, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 80 हो गया। H2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बता चुका है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस का उसके नेचुरल स्टेट में क्या होता है, 0 होता है। बताएं या नहीं? हेलो आदित्य? हेलो? यस सर बताइए। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि क्या होगा, तो 0 हो जाएगा ना, वो उसका जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हो गया -400, ये हो गया -600 प्लस 80, ये कितना आ जाएगा, -920 किलो जूल, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, हीट ऑफ रिएक्शन, ये -920 हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर वो -80 नहीं होगा? क्या नहीं होगा, माइनस? -80, 80।
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है और इसका वैल्यू यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो? प्लस हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है ये दिया हुआ है NH4NO3 सॉलिड का, ये -400 किलोजूल पर मोल, ठीक है। N2O गैस का दिया हुआ है 80 किलोजूल पर मोल, और H2O लिक्विड का है -300 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया गया है। और रिएक्शन दिया गया है हमको NH4NO3 सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है N2O गैस और प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है। ये रिएक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, और दूसरा इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, दूसरा कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू भी निकालना है फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन का, एंथैल्पी चेंज प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है ना सबको? हेलो? यस। चलो बनाओ जल्दी से फटाफट, 5 मिनट का टाइम है, बनाओ। हेलो, बना लिए क्या? हेलो? अरे बनाए हो? आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हेलो? बन गया पहला वाला आया फर्स्ट? हाँ हाँ सर। कितना कितना आया? -120। -120 देख लेते हैं, चलो। ये हो गया 1 इंटू 80 प्लस 2 इंटू -300, और यहाँ पे माइनस इंटू -400 करोगे तो +400, तो ये आ गया 80 -600 +400। तो ये आंसर आ गया -120 किलोजूल, ठीक है। -120 किलोजूल आया इसका। इंटरनल एनर्जी कितना आया? डेल्टा यू, ये कैसे निकालेंगे? एक रिलेशन बताए थे तुम लोग को, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, बताए थे। जब भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा तो इसमें हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं, था ना? याद है? यस सर। तो इस रिएक्शन का डेल एन जी कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एन जी क्या होता है?
स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट गैसियस, सिर्फ गैस का लेना है, और माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही गैस है, तो इसका भी 1 है। रिएक्टेंट में एक भी गैस है क्या? तो 1 - 0 इसका डेल एन जी हो गया 1, तो डेल्टा एन जी तो हो गया 1, और ये आ गया -120 किलो जूल में आया है ये ना। चलो देख लेते हैं, यहाँ जूल में कन्वर्ट कर लो, इंटू 1000 करना होगा हमको, ठीक है। और ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी है 1। आर का वैल्यू कितना लोगे? आर का वैल्यू हम लोग क्या यूज करते हैं? जूल वाला, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यही होता है ना। हेलो। यस सर। और टेम्परेचर कितना लेना है यहाँ पे? 25 कितना? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में? अच्छा, तुम लोग के 298 केल्विन। बार बार बोलते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, 298 केल्विन। चलो अब यहाँ से डेल्टा यू निकाल लोगे सॉल्व करके? कर लोगे अब? हाँ या नहीं? ये कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना, उसको उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आ जाएगा डेल्टा यू। यस सर। चलो तो यही था, ठीक है। तो देखो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ये देख लो एक बार ऊपर से, कोई डाउट है क्या किसी भी पार्ट में, जितना भी चीज बताए हैं आज? हेलो। कैलकुलेशन कर लेना, वो लास्ट वाला कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, कोई डाउट है? बोलो यस और नो। नो सर, नहीं है डाउट। तो वो लास्ट वाला कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करते हैं, और बहुत सारे टर्म्स और भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।